हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम जैव अणु कहते हैं। 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पे कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। है बायोलॉजी का पार्ट, लेकिन हम इसको पढ़ केमिस्ट्री में रहे हैं क्योंकि सारी संरचनाएं इसकी केमिस्ट्री से ही आरंभ होती है। अभी तक के 4 लेक्चर्स में हमने जो डिटेल स्टडी की वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में की, और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन की संरचना हमने देखी कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और आज हम प्रोटीन्स को ही कंटिन्यू करते हुए प्रोटीन के बारे में और जानकारी लेंगे, और वो होगा आपका प्रोटीन का वर्गीकरण, जिसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो बच्चों, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को बेसिकली 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है आपका रेशेदार प्रोटीन, एक होता है आपका गोलीकार प्रोटीन। अब आपने ये तो देखा कि प्रोटीन जो है वो किसके बहुलक हैं, वो अमीनो एसिड्स के आपके बहुलक हैं। तो इसका मतलब अमीनो एसिड ग्रुप उसमें होगा, लेकिन जो सारी चेन होगी वो अलग अलग तरीके के आबंधों से वहां पर संयुक्त रूप में होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है प्रोटीन का वर्गीकरण। ओके, अब प्रोटीन की संरचना में एक चीज तो आप देख चुके हो। संरचना मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि यहां होगा RCH NH2COOH, ठीक है। NH2 और 2 COOH, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह है, और मैंने आपको ग्लाइसिन और एलामिन से कंबाइन होकर कैसे प्रोटीन बनता है वो संरचना मैंने आपको बताई थी कि जो NH2 होता है वो अपना एक H देता है, और ये जो आपका COOH है ये अपना OH समूह देता है। H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब H2O बाहर निकल जाता है तो यहाँ आपका बचता है NH और OC, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड आपके डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। अब जब आप प्रोटीन का वर्गीकरण करते हो ना, तो आप प्रोटीन के वर्गीकरण में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल नहीं है। हम इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो आबंध होंगे वो आपके पॉलीपेप्टाइड ही होंगे। क्लियर? तो प्रोटीन को मैंने बताया 2 कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगी, और वो 2 कैटेगरीज हमारी क्या होंगी। एक होगा आपका रेशेदार प्रोटीन, एक होगा आपका गोलिका आकार प्रोटीन, ठीक है। ये आपका दोनों प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है कि कैसे उनकी संरचनाओं को हमने वर्गीकृत किया। तो पहला क्या हुआ, रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन हमारा क्या हुआ, दूसरा प्रोटीन हुआ हमारा गोलिका आकार प्रोटीन। अब बच्चों, रेशेदार और गोलिका आकार प्रोटीन जो होते हैं उन दोनों में क्या फर्क होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका रेशेदार प्रोटीन है ना, वो तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका कोई भी रेशम का धागा होता है, कोई भी थ्रेड होता है, उसके रूप में हम इसको देखेंगे। लेकिन जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन है उसको हम दोबारा से उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क प्रोटीन कहेंगे। तो जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन है वो आपका वापस से 4 कैटेगरीज में यहाँ पर वर्गीकृत होगा। ओके, तो पहली कैटेगरी क्या होगी इसकी पहली कैटेगरी होगी प्राथमिक, दूसरी होगी द्वितीयक, ये हो जाएगा तृतीयक, और ये आपका चतुष्क, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, और ये आपका चतुष्क प्रोटीन। इन 4 कैटेगरीज में हम दोबारा से प्रोटीन का क्या करेंगे, प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है रेशेदार प्रोटीन। ओके,
पहला प्रोटीन है आपका रेशेदार प्रोटीन। अब बच्चों इस प्रोटीन को जब आप पढ़ते हो तो ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से निर्मित होता है। दूसरी चीज ये कि इसके नाम में लिखा है रेशेदार प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन होता है ना आपका, ये रेशों के रूप में होता है। हमेशा जो भी आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनके बीच में जो आबंध होता है वो आपका हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड का आबंध होता है। जल में ये बिल्कुल ही विलय नहीं होते। अगर मैं मेरे या आपके बालों के प्रोटीन की बात करूं, हम जानते हैं ना कि हमारे नेल्स में और बालों में भी प्रोटीन होता है, तो ये जो हमारे बालों का प्रोटीन है ये आपका रेशेदार प्रोटीन है और इस प्रोटीन को कहा जाता है कैराटिन। ठीक है, ऐसे ही आपकी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है, उस मांसपेशियों के प्रोटीन को बोला जाता है मायोसिन। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सभी आपके रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है वो आपका शुगर पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन आपका कौन सा प्रोटीन है? ये आपका रेशेदार प्रोटीन नहीं है, ये आपका गोलेलिकार प्रोटीन है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल नहीं है। तो पहला प्रोटीन क्या है? पहला प्रोटीन हमारा रेशेदार प्रोटीन। तो हम देखेंगे यह प्रोटीन रेशे के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रेशे के रूप में ये प्रोटीन आपका होता है। यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आबंधों में हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों से संयुक्त होता है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होता है, मतलब ये जल में नहीं घुल सकता। हमारे बालों में रेशेदार प्रोटीन होता है। आप जानते हो हमारे बाल भी रेशों की तरह होते हैं, थ्रेड्स की तरह होते हैं, तो हमारे बालों में रेशेदार प्रोटीन होता है। और हमारे बालों में जो प्रोटीन होता है, बालों के प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केराटिन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है, तो बालों के प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है और वो मांसपेशियों का प्रोटीन भी आपका रेशेदार प्रोटीन है। और रेशेदार प्रोटीन में जो मांसपेशियों में प्रोटीन है उसको आप मायोसिन कहते हो। तो हम लिखेंगे हमारी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है और हमारी मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है मायोसिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? उस प्रोटीन को हम कहते हैं मायोसिन। क्लियर बच्चों? दोबारा से एक बार रेशेदार प्रोटीन को देख लेते हैं। सबसे सिंपल चीज, इसकी नाम है रेशेदार, तो ये प्रोटीन आपका रेशों के रूप में होगा। रेशे मतलब सिंपल थ्रेड्स के रूप में आपका ये प्रोटीन होता है, रेशों के रूप में होता है। यहां पर क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी प्रोटीन बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसमें जो लिंकेज होता है वो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड के बीच में होता है। हाइड्रोजन मतलब आपका H2, डाइसल्फाइड मतलब आपका S2। इन दोनों के संयुक्त आबंधों से ये प्रोटीन बनता है। रेशेदार प्रोटीन कभी भी आपका जल में नहीं घुलेगा। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। हमारे बालों में
रेशेदार प्रोटीन होता है, हमारे मांसपेशियों में भी रेशेदार प्रोटीन होता है। अगर मैं बालों की बात करूं तो हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन है, और अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं तो हमारी मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन है। इतना क्लियर? तो ये था आपका पहला प्रोटीन का वर्गीकरण उसकी संरचना के हिसाब से, जिसका नाम है रेशेदार प्रोटीन। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की दूसरी कैटेगरी की तरफ। जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है गोलिकार प्रोटीन। गोलिकार मतलब ये गोलाई के रूप में होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग के शेप का इसका संरचना होगी। तो दूसरा वर्गीकरण क्या है? दूसरा वर्गीकरण है बच्चों गोलिकाकार प्रोटीन। तो दूसरा प्रोटीन है आपका गोलिकाकार प्रोटीन। तो आप देखोगे कि इस प्रोटीन की संरचना कैसे होती है, गोल आकार में होती है, कुंडलिनी आकार में होती है। तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, वो कुंडली बनाकर, राउंड शेप बनाकर आप देखोगे कि आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाएंगे। तो गोलिकाकार प्रोटीन में हम क्या लिखेंगे? यह पॉलीपेप्टाइड कुंडली आकार में, गोलाकृति में होता है। मतलब गोल तो होगा, साथ में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो स्प्रिंग के जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि ये जो आपका गोलिकार प्रोटीन है, ये गोलिकार प्रोटीन किस रूप में है? ये आपका पॉलीपेप्टाइड कुंडली के आकार में इसका गोलिकाकार शेप है, इसका गोलिकाकार आकार है। कुंडलियां सारी कैसी है? गोल आकृति में बनी हुई है। अब क्योंकि इसका आकार गोलाकृति है, तो गोलाकृति आकार होने के कारण इसकी जो कुंडलियां हैं वो क्या हैं? वो जल में विलय होती है। तो हम बोलेंगे ऐसी संरचनाएं सामान्यतः जल में विलय होती है। सामान्य रूप से देखोगे तो आपकी ये वाली जो संरचनाएं हैं ये आपकी जल में विलय होगी। और अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो बच्चों ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आप डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने कहीं देखा हो, मैं आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में आगे की बायोमोलिक्यूल में बताऊंगी, लेकिन कुंडली आकार मतलब ऐसे गोलाकार रूप में ये होता है, और इसकी गोल आकृति होने की वजह से ये जल में पूरी तरीके से विलय होता है। अब यहाँ जो ये बीच में बॉन्ड्स बनते हैं ना, यहाँ पे ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं CO और NH के, क्योंकि एसिडिक एसिड और अमीनो ग्रुप दोनों मिलके H2O को बाहर निकालेगा और क्या करेगा? इसको पेप्टाइड बॉन्ड देगा। तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इस कुंडली आकार में ही आपके प्रेजेंट होते हैं। तो पहली चीज तो इसका जो आकार है वो कुंडली आकार है, तभी इसको हमने गोलिकार प्रोटीन बोला। दूसरी, संरचना की स्थिति ऐसी है कि ये इसको जल में विलय बनाती है। अब मैंने आपको बताया कि रेशेदार प्रोटीन तो आपका बालों में और मांसपेशियों में पाया जाता है। ये प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? तो यह प्रोटीन सामान्यतः हमको दो जगह मिलता है। कहां पर? एक आपके इंसुलिन में, इंसुलिन जो आपके शुगर का रीजन है, और दूसरा आपके एल्बुमिन में। ठीक है, तो इंसुलिन और एल्बुमिन दोनों में ही हमारा इस तरीके का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि इंसुलिन और एल्बुमिन में हमारा कौन सा प्रोटीन है? इसमें हमारा गोलिकार प्रोटीन है। क्लियर बच्चों? अब इस गोलिकार प्रोटीन की संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण अन्य 4 कैटेगरीज में किया गया है। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो वो 4 कैटेगरीज इस गोलिकार प्रोटीन की ही हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे 4 कैटेगरीज में। तो हमारा जो गोलिकार प्रोटीन है उसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे 4 श्रेणियों में। पहला आपके प्राथमिक प्रोटीन, दूसरे हो गए आपके द्वितीयक प्रोटीन, तीसरे हो गए आपके तृतीयक प्रोटीन, और चौथे हो गए आपके चतुष्क प्रोटीन।
ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में आप देखोगे कि इनका वर्गीकरण हमने किया है। तो अब देखते हैं गोलिकाकार प्रोटीन में जो आपका पहला प्रोटीन है जिसको हम प्राइमरी प्रोटीन बोल रहे हैं वो क्या है। तो प्रोटीन में एक अथवा अनेक गोलिकाकार के अभी मैंने आपको 4 रूप बताए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और आपकी चतुष्क संरचना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर और इसको हम बोलेंगे टेट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे आपकी संरचनाएं प्रोटीन के गोलिकाकार वाला जो आकार है वो गोलिका आकार प्रोटीन जो है उस गोलिका आकार प्रोटीन में हम 4 संरचनाओं को पढ़ रहे हैं। पहली संरचना है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप क्या देखोगे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन आपको गोलिकार प्रोटीन आपको इस रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये गोलिकार प्रोटीन की ये आपकी गोलिकार प्रोटीन की अल्फा संरचना है, ये आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको अल्फा हेलिकल कहते हैं। देखो सारा गोल आकार में है, कुंडलियों के रूप में है और पॉलीपेप्टाइड आबंध इसमें बने हुए हैं। देखो CO और NH के बीच में बॉन्डिंग की हुई है, सारी बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड आबंध ही बना रही है। तो ये कौन सा हुआ, ये आपका गोलिकार प्रोटीन हुआ। लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूं, मैं प्राथमिक वाले की बात कर रही हूं। तो बच्चों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके अलग अलग रूपों से होते हैं, प्राथमिक अलग होता है, द्वितीयक अलग होता है, तृतीयक अलग होता है और चतुष्क की बात करूंगी तो वो और ज्यादा हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो हम बोलेंगे कि प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आप देखोगे अनेक और एक है। किसी प्रोटीन में आप देखोगे कि प्रत्येक श्रृंखला में, किसी प्रोटीन की प्रत्येक श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड में जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड हैं वो अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त हैं। अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त है। ठीक है, विशिष्ट क्रम में संयुक्त होने के कारण ये आपका प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राइमरी मतलब इसका बिल्कुल ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर। और आप देखोगे कि प्राथमिक संरचना में किसी प्रकार का, प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा परिवर्तन होगा, या अथवा हम बोलेंगे कि हर क्रम में, अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन आपका उत्पन्न होता है। अथवा क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बनता है। अब गोलिकार प्रोटीन की पहली संरचना है आपकी प्राथमिक संरचना। पहली चीज तो देखो कि यहाँ पर जितनी भी श्रृंखलाएं उपस्थित है, आप देख सकते हो कि सारी आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, लेकिन आप ये श्रृंखलाएं देख रहे हो कि सारी 4 से ज्यादा है। तो प्राइमरी संरचना में, प्राथमिक संरचना में मैं बोलूंगी प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है, क्योंकि ये
प्राथमिक है तो इसमें एक भी हो सकती है या पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है। किसी प्रोटीन में प्रत्येक श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। देखो जो ये CONH यहाँ पर बन रहा है ना, COH फिर COHN, ये एक विशिष्ट क्रम बना के चलते हैं। आप देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कहीं भी आ गया, एक विशिष्ट क्रम मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमेशा ये CONH श्रृंखला लगी होती है। यह प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बनता है। अगर आपने इस लिंक में कोई भी चेंज कर दिया तो आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वहां पर नया नया प्रोटीन की संरचना होती जाएगी। तो प्राथमिक संरचना आपकी सीधी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट क्रम में आपकी लगी हुई हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की दूसरी संरचना की तरफ। दूसरी संरचना का हमारा नाम है द्वितीयक संरचना। तो देखते हैं कि द्वितीयक संरचना कैसी होती है। ठीक है, अब जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करते हैं तो उसमें जो श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपकी विद्यमान होती है। तो हम बोलेंगे द्वितीयक प्रोटीनों में हमारे का संबंध सीधा इसकी किसके साथ है? आकृति में से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। सीधा संबंध आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होगी यहां पर आपकी एक विशिष्ट क्रम में विद्यमान होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में आप क्या देखोगे कि जैसे अभी आपने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखा, ये जो बनाता है ये आपका बीटा प्लीटेड शीट्स बनाता है। ठीक है, CO और NH आपने देखा यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये आपकी बीटा प्लीटेड शीट्स बनाता है। इससे पहले जो मैंने आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया वो आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन जब हम द्वितीयक संरचनाओं की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बीटा प्लीटेड शीट्स की बात करेंगे। तो देखो बीटा प्लीटेड शीट्स के रूप में ये होता है और इस श्रृंखला में अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स संरचना हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में होती है और क्या बनाती है? और यह हाइड्रोजन आबंध बनाती है। ठीक है, जो मैं द्वितीयक की बात कर रही हूं, द्वितीयक आपका जो प्रारूप है वो जो बीटा स्ट्रक्चर है वो आपका बीटा प्लीटेड शीट के रूप में होता है। बीटा प्लीटेड शीट के रूप में होना मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अल्फा की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होता है, ये बीटा मतलब खिंचा हुआ प्रारूप है। तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन के जो द्वितीयक संरचना में हमने दो पार्ट्स देखे। जो द्वितीयक संरचना है प्राथमिक हमारी सिंपल होगी थ्रेड लाइक, लेकिन द्वितीयक संरचना जो है उसको मेरे को दो प्रारूपों में पढ़ना है। वो दो प्रारूप इसके क्या हैं? एक हो गया आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा हो गया आपका बीटा प्लीटेड। तो इन दो रूपों में हमको इसको देखना है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपने देखा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है? ये आपका मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ स्प्रिंग के जैसा। लेकिन अगर मैं अभी आपको बीटा स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आप देखोगे कि ये इसका खिंचा हुआ प्रारूप है। तो बीटा प्लीटेड शीट कैसी होती है? जैसे हमारे वस्त्रों में प्लीट्स होती है, कपड़ों में जैसे प्लीट्स होती है, वैसे ही आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। और हर स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है वो उसको हाइड्रोजन आबंध बनाने की अनुमति देता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? बीटा प्लीटेड शीट। तो आप देखोगे कि बीटा प्लीटेड जो आपकी शीट होगी, इस बीटा प्लीटेड शीट में यह शीट खिंची हुई होगी
और खिंची हुई कैसी होगी? वस्त्रों के प्लीट्स जैसे, जैसे हमारे कपड़ों में प्लीट्स जमी होती है, ये बीटा प्लीटेड शीट उस तरीके से खिंची हुई होती है। और ये आपका प्रोटीन का कौन सा है? द्वितीयक आपकी संरचना है। तो देखिए कि बीटा प्लीटेड शीट आपकी किस तरीके से होती है। अल्फा में ये सारा आपका स्ट्रक्चर घूमा हुआ था। अगर मैं बीटा प्लीटेड शीट की बात करती हूँ तो ये पूरे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, इनको क्या बोल रहे हो आप? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे हैं? ये सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपके अब मुड़े हुए नहीं है, ये सारे कैसे हैं? ये आपके खिंचे हुए स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस सेकंड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीटा प्लीटेड शीट। तो द्वितीयक संरचना के दो प्रकार हो गए, एक हो गए आपके अल्फा, एक हो गए आपके बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना की। ठीक है, अब तृतीयक संरचना किस हिसाब से होगी? जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना है वह किस रूप में है? ये जो आपकी तृतीयक संरचना है इसमें पॉलीपेप्टाइड, जो आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो श्रृंखलाएं समग्र वलन क्या करती हैं? समग्र जो वलन होता है, और आप देखोगे वलन का मतलब होता है यहाँ पे लिपटना, को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती हैं? वलन को प्रदर्शित करती हैं। अभी आप समझना, मैं बोल रही हूं कि प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है उसमें सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड समग्र वलन को प्रकट करते हैं। वलन का मतलब कि जो सारी आपकी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की स्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे से लिपटी हुई होती है, और इसमें लिपटे होने के साथ ये दूसरी चीज क्या करती हैं? यहाँ पर जो आपका आबंध बनता है, कौन सा आबंध बनता है? एक होता है आपका हाइड्रोजन आबंध। कौन सा आबंध हुआ? हाइड्रोजन आबंध। दूसरा आपका आबंध होता है सल्फाइड आबंध, सल्फाइड बॉन्ड भी होता है। और तीसरा इसमें जो आबंध होता है वो होता है वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल्स आबंध। तो ये क्या करती है? तृतीयक वाली संरचना इन तीनों ही आबंधों को दर्शाती है। तो जब मैं इसके तृतीयक संरचना की बात करूंगी तो मैं बोल रही हूं कि पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड है यहाँ पर वो वलन को प्रकट कर रहे हैं। तो आप तृतीयक संरचना देखोगे कि कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये हुई इस प्रोटीन की तृतीयक संरचना। कैसी संरचना है? इस संरचना को हम बोलेंगे तृतीयक संरचना। तो तृतीयक संरचना आपकी किस कुछ इस आकार की होती है। तो ये हुई आपकी तृतीयक संरचना। आखिरी संरचना होती है चतुष्क संरचना। अब चतुष्क संरचना में आप क्या देखोगे कि तृतीयक मैंने आपको दिखाया, देखिए दो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक वलन की तरह मतलब लिपटे हुए बने हुए हैं, और दोनों के बीच में आप देखोगे कि जब बॉन्डिंग होगी वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, या फिर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा वैंडरवाल बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्स से ही जुड़े हो सकते हैं या डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हो सकते हैं। तो ये हो गई इसकी तृतीयक संरचना। आगे बढ़ती हूं मैं आखिरी संरचना की तरफ, जो कहलाएगी हमारे प्रोटीन्स की चतुष्क संरचना। तो देखिए चतुष्क संरचना कैसी होती है। जो प्रोटीन की चतुष्क संरचना है उस प्रोटीन में दो या दो से अधिक, क्या बात कर रहे हैं हम? दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या फिर आपकी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज इनसे बने होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम उप इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप इकाई भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अब जो बॉन्ड्स आ गए वो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज दो से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है और इन्हें हम उप इकाई भी कहते हैं। उप इकाई भी कहते हैं। और आप देखोगे कि इन उप इकाइयों से मिलकर चतुष्क संरचना बनती है। यही उप इकाइयां क्या करती है?
यही आपकी उपोकाइयां चतुष्क संरचना बनाती है, और इसमें जो पेप्टाइड का लिंकेज है, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स है, वो 2 या 2 से अधिक होती है, 1 या 2 नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर में देखो कि आपकी प्रोटीन की चतुष्क संरचना कैसी बनेगी। तो यू कैन सी इन द फिगर कि चतुष्क संरचना आपकी इस तरीके की है। ये चौथी है आपकी, इसका नाम है चतुष्क संरचना। ठीक है, तो देखो यहां पर बच्चों में आपको थोड़ा सा डार्क करके यहाँ पे फिगर को बता रही हूं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ली है ना, यहाँ जो हमने पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ली है, यहाँ पर एक श्रृंखला नहीं है, यहाँ पे श्रृंखलाएं कितनी है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, एक नहीं है। तभी आप देख सकते हो कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस स्ट्रक्चर में ये जो मैंने 2 या 2 से अधिक श्रृंखला लेती हूँ, इन्हीं श्रृंखला को हम कहते हैं उपिकाई। क्या कहते हैं, उपिकाई, मतलब इसकी ये सब यूनिट्स हो गई। तो आप देखोगे कि जो चतुष्क वाला है उसमें हमने 2 या 2 से अधिक इकाइयों को लेकर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसकी चतुष्क संरचना होती है। और इसमें आप देखोगे कि जब बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर मौजूद होगा। तो हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए ये सारी संरचनाएं ही प्रोटीन को महत्व देती हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी इसकी चतुष्क संरचना, जो कि हमारी गोलीकार प्रोटीन की आखिरी संरचना है। तो बच्चों, प्रोटीन का दोनों आकार आप देख चुके, एक आपका उसका रेशेदार, आपने उसकी प्रवृत्ति देख ली संरचना के हिसाब से, एक आपने उसका गोलीकार आकार देख लिया। गोलीकार आकार में हमने उसकी चारों संरचनाओं की चर्चा की कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना कैसी होगी। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, और ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। बुक के बीच में जहां आपका टॉपिक एंड होता है वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ जाता है। सोचने वाली बात है, क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि जब हम अंडों को उबालते हैं तो उसमें उपस्थित जल जो है वो कहाँ जाता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के पीछे भी आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री काम कर रही है, और वो केमिस्ट्री क्या है वो हम जानते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अंडे की जो परत होती है, या अंडे में जो हम बात करते हैं उसका इंटरनली उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि अगर हम एग्स खाते हैं तो एग्स हमारे लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पर आप जब अंडे को उबालते हैं, ठीक है, पानी में हम जब अंडे को उबालते हैं तो अंडे के अंदर क्या है, अंडे के अंदर प्रोटीन है। अंडे में क्या है, अंडे में प्रोटीन है। इस अंडे में जो प्रोटीन है वह प्रोटीन क्या करता है, अपना विकृतीकरण करता है, विकृतीकरण एवं स्कंदन। विकृतीकरण करने का मतलब होता है प्रोटीन अपना डीनेचराइजेशन करता है, अपने नेचर को चेंज करता है। विकृतीकरण एक्चुअल में बहुत एक लंबी प्रोसेस है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें इसका आंसर लिखना है। तो इस आंसर को आप समझिए कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अपना विकृतीकरण और स्कंदन करता है। इस विकृतीकरण और स्कंदन होने के कारण जो अंडे में हम जल देखते हैं, वो जल अपने आप को क्या करता है, वह जल अपने आप को अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। तो कोई आपसे पूछे कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो अंडे को उबालने पर उसका जल जो है वो कहाँ चला जाता है, तो हम बोलेंगे कि अंडे में मौजूद है प्रोटीन, प्रोटीन करता है अपना विकृतीकरण और स्कंदन, और जो भी जल होता है वो सारा उसका अवशोषित हो जाता है। क्लियर? तो ये आंसर है आपका इस प्रश्न का। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने बेसिकली पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में। तो आपने देखा कि प्रोटीन का जो हमने वर्गीकरण किया तो उसकी संरचनाएं 2 थी, एक आपकी थी रेशेदार, एक आपकी थी गोलीकार। गोलीकार में हमने 4 भेद पढ़े, जिसमें हमने देखा कि प्राथमिक संरचना अलग है, द्वितीयक अलग है, तृतीयक अलग है, और आपकी चतुष्क संरचना अलग है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के विकृतीकरण को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।